नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर नेपाल से है, जहां सरकार के खिलाफ हुई हिंसा के बाद अब शांति है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेपाल की सेना ने काठमांडू समेत कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से कर्फ्यू लगा रखा है। वहीं दूसरी ओर नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रयास भी तेज हो चुके हैं। सेना इस कोशिश में जुटी है कि जेएनजी की सहमति से सरकार गठन किया जाए। नेपाल में पीएम पद के लिए किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, आगे हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के एक समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना पर दुख जताया है। रविवार शाम 6 बजे तक पूरे देश में अमेरिकी झंडा झुकाने के आदेश जारी हुए हैं। हमारी अगली खबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामकुलाम से मुलाकात की है। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। इसके बाद बात हम करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर भी, क्योंकि गुरुग्राम पहुंचे सीएम सैनी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इसके बाद बात हमारी अगली खबर, देश में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों ने कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आईडी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान भी बरामद हुए हैं। बिग न्यूज बिग शो के जरिए आपको इन तमाम खबरों को विस्तार से बताएंगे हम। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भड़की हिंसा की आग अब ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा संकट सरकार के गठन को लेकर खड़ा हो चुका है। सेना और जेएनजी के बीच हुई बैठक बेनतीजा साबित रही है और इसके पीछे वजह जेएनजी में आपसी खींचतान को बताया जा रहा है। हालांकि अभी अलग अलग नामों पर एक मत बनाने की कोशिश जारी है। नेपाल एक बार फिर से सियासी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासी दलों के खिलाफ युवाओं में गुस्सा और उबाल है। अब जब केपी ओली सत्ता से बेदखल हो गए हैं, तब सवाल है कि नेपाल में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या पुराने दल फिर सत्ता में आएंगे या अब बारी है किसी गैर राजनीतिक चेहरे की? आखिर नेपाल की राजनीति का नया गुड़ागणित क्या है जो जेनजी की उम्मीदों पर खरा उतरे और नेपाल में विकास की राजनीति करे? दरअसल नेपाल में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में सत्ता का सिंहासन खाली है। युवाओं का गुस्सा चरम पर है। सड़कों पर नो मोर करप्शन, नो ओल्ड पार्टी जैसे नारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि युवाओं की अगुवाई में चल रहे इस जन आंदोलन में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहली नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की और दूसरे काठमांडू के मेयर बैलेंद्र शाह, जिन्हें लोग युवा नेता और सिस्टम चेंजर के रूप में देख रहे हैं। वहीं नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल की सेना पर भी हालात को देखते हुए भारी दबाव है कि वो एक ऐसी सरकार बनाएं जो सभी पक्षों को संतुलित करे। सुशीला कार्की का नाम इसलिए भी सबसे आगे है क्योंकि वो न तो किसी पार्टी से हैं और न ही किसी दल से जुड़ी रही हैं। वहीं बालेंद्र शाह का नाम युवाओं के बीच एक उम्मीद बनकर उभरा है। कुलमन घिसिंग का भी नाम पीएम की रेस में आगे चल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या नेपाल की बागडोर गैर राजनीतिक हाथों में जाएगी और क्या पारंपरिक दलों की राजनीति को जनता ने नकार दिया है?
ऐसे में सुशीला कार्की मजबूत दावेदार के रूप में सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि सुशीला कार्की जैसी निष्पक्ष शख्सियत को प्रधानमंत्री बनाया जाना नेपाल के हित में है। लेकिन नेपाल में पल पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जेनजी भी आपस में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं। जेनजी के एक समूह ने सुशीला कार्की के नाम का विरोध करते हुए कुलमान घिसिंग के नाम का प्रस्ताव रखा है। यानी एक तरफ सेना तो दूसरी तरफ जेनजी। सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, ये निर्णय लेना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। वहीं बीते कई दिनों में नेपाल की तस्वीर इतनी भयावह देखने को मिली जो पहले किसी ने कभी नहीं देखी। सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, जेलों में बंद कैदी फरार हो गए, लोग पुलिस स्टेशन और जेलों में रखे असलहे लेकर 9-11 हो गए। पूरे नेपाल में हर तरफ सिर्फ बर्बादी का ही आलम देखने को मिला। बहरहाल आने वाले समय में नेपाल के सत्ता की चाबी चाहे जिसके भी हाथ में हो, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी सामने खड़ी नजर आ रही हैं। यानी कांटों भरे ताज को पहनकर ही नेपाल के सिंहासन पर बैठना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नेपाल की जनता अब सिर्फ बदलाव नहीं, गंभीर बदलाव चाहती है। सरकार किसकी बनेगी ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि अब सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और खबर अमेरिका से है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के कट्टर समर्थक चार्ली कर्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली की हत्या पर राष्ट्रपति ट्रंप ने गहरा दुख व्यक्त किया और रविवार शाम 6 बजे तक अमेरिकी झंडे को झुकाने का आदेश भी जारी हुआ। देखिए। अमेरिका में हुई गोलीकांड की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सुरक्षा घेरे में व्हाइट टी शर्ट पहने एक शख्स बैठा दिखता है जो माइक के जरिए लोगों को संबोधित कर रहा है। लेकिन तभी कहीं से गोली चलती है और सीधे इस व्यक्ति के गले पर आकर लगती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये घटना अमेरिका के यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी की है और जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कट्टर समर्थक चार्ली कर्क था। घटना के समय चार्ली द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम को संबोधित करने पहुंचा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और रविवार शाम 6 बजे तक अमेरिकी झंडे को झुकाने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महान और वाकई दिग्गज चार्ली कर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के युवाओं को उनसे बेहतर कोई समझ नहीं पाया और न ही उनके दिल तक कोई पहुंच पाया। सब लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करते थे, खासकर मैं, मेलानिया और मैं उनकी पत्नी एरिका और पूरे परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हैं। चार्ली, हम आपसे प्यार करते हैं। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर हमलावर कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे, जहां पर उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। देखिए। भारत दौरे पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार हैं। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। इससे पहले पीएम मोदी पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े दिखे। पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाए और शंखनाद किया गया। काशी में पीएम मोदी को मिले इस सम्मान पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर अब हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें शामिल हुए और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। सीएम सैनी ने कहा कि स्वच्छता को अपनाना हम सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर आयोजित इस मेगा स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। इस अभियान में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। गुरुग्राम में 46 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य है शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाना। गुरुग्राम को स्वच्छ और स्वस्थ हमारा गुरुग्राम हो। आज मेगा स्वच्छता अभियान में भारी संख्या में हमारे डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं गुरुग्राम के हर नागरिक से ये प्रार्थना करूंगा कि स्वच्छता के अभियान में हम लगातार जुड़े। जो ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, हमारा गुरुग्राम रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर रहे, ये जिम्मेवारी हमारे गुरुग्राम के नागरिक की है, उसको बना करके रखें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सभी को मिलकर योगदान देना होगा। उन्होंने नागरिकों और अधिकारियों से अपील की कि वो इस अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें। और आज इस अभियान में हमारी विभिन्न संस्थाएं, एनजीओज, आरडब्ल्यूए और हमारे गुरुग्राम के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी व्यापारी संगठन, सभी सीनियर सिटीजन्स, हमारी माताएं बहनें आज इस मेगा स्वच्छता अभियान गुरुग्राम के अंदर जुड़े हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं उसमें बड़ी संख्या में
हमारे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी और हमारे अन्य, चाहे निरंकारी संस्था हो, राधा स्वामी सत्संग के हमारे अनुयायी हो, उसमें सभी लोगों ने मेरा गुरुग्राम स्वच्छ गुरुग्राम, ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है कि हम अपने गुरुग्राम को स्वच्छ रखें। मैं अपील भी करूंगा कि ये जिम्मेवारी ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये गुरुग्राम के हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि मेरा गुरुग्राम स्वच्छ और ग्रीन से वो लबालब हो। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि कूड़ा तय जगहों पर ही डालें। उन्होंने बताया कि जब बरसात का मौसम खत्म हो चुका है तो सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को तय समय पर पूरा किया जाएगा। सरकार जनता की सुविधा और सुरक्षा को सबसे पहले रखकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान से जुड़े सभी लोगों और संस्थाओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग से ही ये अभियान सफल हो रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि गुरुग्राम के नागरिक भी इस पहल को लगातार आगे बढ़ाएंगे। गुरुग्राम में स्वच्छता की कमान अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद संभाली है। और गुरुग्राम में की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ जो है मेगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और खुद हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंचे। उनके साथ गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद है और लगातार एक सफाई अभियान किया जा रहा है। न केवल गुरुग्राम की एक लोकेशन पर बल्कि इस तरह से 36 वार्डों में 46 जगह इसी तरह का जो है स्वच्छता का कार्यक्रम किया जा रहा है। और एक मैसेज देने की कोशिश है कि तमाम एनजीओ, तमाम आरडब्ल्यू के लोग, तमाम जो है राजनेता या फिर अधिकारी जो है इसी तरह से साफ सफाई रखें और गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा को जो है वो साफ सुथरा बनाया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो है हरियाणा सरकार स्वच्छता के साथ साथ नशा मुक्ति को लेकर या कहे कि युवाओं को नशा के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाती है, उसी कड़ी में आज जो है स्वच्छता का अभियान फिलहाल गुरुग्राम में चलाया जा रहा है। और इस स्वच्छता अभियान के जरिए जो है सरकार की तरफ से मैसेज जो है ये दिया जा रहा है कि लगातार जो है गुरुग्राम को साफ सुथरा रखा जाए। और अगर इसी तरह से तमाम लोग, आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो कहीं ना कहीं वाकई ही गुरुग्राम साफ सुथरा रहेगा। नीरज अंबाव का सूर्य समाचार, गुरुग्राम। और अब खबर आतंकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल के खुलासे को लेकर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने देश के कई राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन संदिग्ध आतंकियों के पास से आईडी बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। देखिए। दिल्ली पर मंडरा रहा था खतरे का साया। आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम। आतंकी मॉड्यूल का पुलिस ने किया भंडाफोड़। गिरफ्त में आईएसआईएस के 5 संदिग्ध आतंकवादी। देश में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर नाकाम कर दिया है। छापेमारी कर एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि देश के 3 राज्यों दिल्ली, मुंबई और झारखंड में एक साथ चलाए गए ऑपरेशन में 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये सभी आतंकी आईएसआईएस नेटवर्क से प्रेरित थे और दिल्ली में केमिकल बमों के जरिए बड़े पैमाने पर हमला करने की फिराक में थे। एनआईए, एटीएस और लोकल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार में छापेमारी कर 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों का सीधा कनेक्शन आईएसआईएस के अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल से है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को पकड़ा है। हमारे साथ एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा साहब हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की, क्या इन 5 का किस तरह से आतंक फैलाने का इनका तरीका था और कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको समझते हैं? ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था जिसको जॉइंट ऑपरेशन के तहत बस्ट किया गया।
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत अहम रोल था, जहां से इनिशियल इनपुट आया और सारा कोऑर्डिनेशन का काम उन्होंने किया। और बाकी स्टेट पुलिस फोर्सेस का बहुत सहयोग रहा, जिसमें कि झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और मध्य प्रदेश पुलिस, इनकी स्टेट पुलिस और स्टेट एटीएस के साथ मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सेंट्रल कैरेक्टर अशरार दानिश है, जो कि रहने वाला है झारखंड रांची का। इसके पास से काफ़ी मात्रा में इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जो आईडी बनाने के काम आता है। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। ग्रुप का जो मकसद था वो समझ में आ रहा है कि ये एक जगह एक्वायर करने वाले थे, कोई ज़मीन एक्वायर करते और उसको डिक्लेयर करते खिलाफत, और फिर उसके बाद में कुछ लोगों की टीम बनाते जिसको ये लश्कर कहने वाले थे। इन 5 आतंकियों से शुरुआती पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इनकी कई राज्यों में धमाके की साजिश थी। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों में 2 महाराष्ट्र से, 1 बिहार से और 2 दिल्ली से पकड़े गए हैं। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये सभी इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ चुके थे और सभी ने लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग ऑनलाइन ली थी। एक आतंकी तो ड्रोन के जरिए बम गिराने की साजिश भी रच रहा था। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार और आईएसआईएस का प्रचार साहित्य बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्धों की उम्र 20 से 30 साल के बीच है। इनमें से 3 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जबकि 2 हाल ही में विदेश से लौटे थे। पुलिस का कहना है कि ये आतंकी दिल्ली मेट्रो, बाजारों और धार्मिक स्थलों को टारगेट करने वाले थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 अलग अलग आतंकियों को पकड़ा है। ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हीं आतंकी की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सभी आतंकियों को पकड़ा है। 5 में से 4 आतंकियों की तस्वीरें आप सीधा देख पा रहे हैं। दरअसल एक पाक बेस मॉड्यूलर के जो कि इनको लगातार गाइड कर रहा था, पाक बेस हैंडलर इनको मॉड्यूल कर रहा था। दानिश इन सब में सबसे पढ़ा लिखा, और इस टीम को दानिश, जो कि रांची से पकड़ा गया है हाल ही में ज्वाइंट ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से और रांची एटीएस की तरफ से किया गया था। दानिश इसमें पकड़ा गया। दानिश इस 5 जो आतंकी है इनकी टीम को लीड कर रहा था, और वही उसको यहाँ पे जो गजवा है हिंद, सीईओ के अलग अलग नाम से ये लोग बुलाते थे। और एक एनजीओ, क्योंकि कोई अनजान आदमी जब इनके संपर्क में आता था तो ऐसा लगता था कि ऐसे किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ खिलाफत मॉड्यूल ये भारत में अपनाने की तैयारी में थे, यानी कि खिलाफत मॉड्यूल जिसमें एक जमीन एक्वायर करके उसके बाद वहाँ पे खिलाफत की जाती है, तो खिलाफत मॉड्यूल यहाँ पे ये शुरू करने की तैयारी में थे। ये देख सकते हैं कि उन 5 में से 4 आतंकी यहाँ पे जो कि एक बड़ी घटना को देश में अंजाम देने जा रहे थे। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग स्टेट के ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें कि झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अलग अलग देश के जो स्पेशल सेल है उनके ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ यहाँ पर गिरफ्तार किया है। एक बड़ी वारदात जो कि जिसको ये 5 अंजाम देने वाले थे, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट किया है और बड़ी कामयाबी मिली है। कैमरामैन रविंदर के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। और बिग न्यूज में फिलहाल के लिए आज मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।